नमस्ते। मैं हूं विश्वास। आज के सेशन में हम सीखेंगे इफ स्टेटमेंट का यूज एंड और ऑपरेटर के साथ किस प्रकार से किया जाता है। एंड और ऑपरेटर जब हम इफ स्टेटमेंट के साथ यूज करते हैं तो वो हमें किस तरीके की फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करते हैं, इसे आज हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस शीट के अंदर हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज का डिटेल है जिन्होंने कुछ सेल किया है 3 मंथ्स में, जनवरी, फरवरी और मार्च में। ठीक है। अब हमें करना क्या है, हमें कंडीशन के आधार पर हमें ये चेक करवाना है कि यदि जनवरी और फरवरी और मार्च तीनों महीनों में मिलाकर जितना भी सेल होता है उसके उसके ऊपर उसे हमें कमीशन देना है 5% के रेट से। लेकिन कंडीशन यह रहेगी कि कमीशन 5% केवल उसी केस में मिल पाएगा जब तीनों मंथ्स का जो सेल है वो इंडिविजुअल लेवल पर 50,000 अमाउंट को क्रॉस करेगा। इसका मतलब एग्जीक्यूटिव को जनवरी, फरवरी और मार्च तीनों महीनों में अलग अलग 50,000 की सेल मिनिमम करना होगी, तभी उसे 5% का कमीशन मिलेगा। राइट। अब इस कंडीशन को हम फुलफिल करने के लिए एक्सेल में किस तरीके से फंक्शन लिखेंगे, तो आइए देखते हैं। हम यहां हम फंक्शन लिखेंगे इफ स्टेटमेंट। जैसा कि कंडीशन कभी भी कोई अप्लाई करना होती तो स्टेटमेंट इफ ही यूज में आता है। इफ स्टेटमेंट के अंदर हम क्या चेक करवाएंगे कि हमारे तीनों महीनों का इंडिविजुअल सेल जो है वो 50,000 क्रॉस कर रहा है या नहीं है। तो तीनों को जब हम एक साथ चेक करवाते हैं तो इसको हमें लिखना होता है एंड ऑपरेटर के ब्रैकेट्स के अंदर। राइट। तो ये क्या करेगा, एंड B2 इज ग्रेटर देन 50,000, C2 इज ग्रेटर देन 50,000 एंड D2 इज ग्रेटर देन 50,000। इसका मतलब इन तीनों वैल्यूज को वो चेक करेगा इंडिविजुअली। यदि तीनों सेटिस्फाई होती हैं तो वो उसको कमीशन की एंटाइटलमेंट होगी, है ना। तो एंड ऑपरेटर का काम क्या है, इसको कंबाइंड रूप से चेक करना। तीनों जब सेटिस्फाई हो तभी कोई कैलकुलेशन जो हम देने जा रहे हैं उसको वो परफॉर्म करेगा। तो हमने इस तीनों को चेक करवाया और इफ इट इज फाउंड दैट द अमाउंट इज ग्रेटर देन 50,000 इन ईच ऑफ द मंथ, तो फिर उस केस में हम E2 का 5% निकालेंगे। E2 क्या है, टोटल सेल। हमने इन तीनों को जोड़ लिया और इसका रिजल्ट हमने E2 में सेव करवा लिया। E2 के ऊपर 5% को कैलकुलेट करना है। अनफॉर्चुनेटली यदि किसी एक महीने में भी वो एम्प्लॉई 50,000 का मिनिमम रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं कर पाता है तो उस केस में हमने इसको क्या मैसेज डिस्प्ले करवाना है, वर्क हार्ड, यानी वो और मेहनत करे और अगले महीने अगले क्वार्टर के अंदर उस टारगेट को अचीव करे और कमीशन के लिए एंटाइटल हो जाए। राइट। तो ये है इफ स्टेटमेंट के साथ में एंड का यूज करना। तो एंड ऑपरेटर यहां क्या कर रहा है, ये कंबाइन रूप से अलग अलग कॉलम के अंदर जो वैल्यूज है उसको इंडिविजुअली चेक कर रहा है और इंडिविजुअली चेक करने के बाद कंबाइंड रूप से यदि वो सेटिस्फाई होता है तो ही वो कैलकुलेशन करेगा। अगर एक भी कंडीशन इसमें से फॉल्स हो जाती है तो वो वर्क हार्ड प्रिंट कर देगा। आई होप आपको ये वर्किंग समझ में आ गई होगी। राइट। अब इसके अपोजिट हम दूसरा एक एग्जांपल देखते हैं। इसके नेक्स्ट वाले कॉलम में इसमें हमने क्या कहा है कि कमीशन तो मिलेगा लेकिन 5% नहीं मिलेगा, 2% मिलेगा। किन्हें मिलेगा, जो इन तीनों मंथ्स में से किसी भी एक महीने में 50,000 का सेल का टारगेट अचीव कर लेता है तो ऐसे केस में उसको कमीशन मिलेगा लेकिन 2% मिलेगा। और इनमें से इंडिविजुअल लेवल पर एक में से किसी के अंदर भी उसे 50,000 का टर्नओवर करना होगा। राइट। तो अब इस फंक्शन को आपने जो देखा अभी एंड ऑपरेटर के साथ में, आइए इस फंक्शन को हम यहां देखते हैं इसमें और इसमें क्या डिफरेंस आया। ये फंक्शन इसी तरीके से लिखना होगा इफ स्टेटमेंट जैसा आपने पहले वाले में लिखा था, सिर्फ एंड को आपने रिप्लेस किससे कर दिया, और ऑपरेटर से। अब और ऑपरेटर का काम क्या है, ये चेक करेगा B2 इज ग्रेटर देन 50,000
और C2 इज ग्रेटर देन 50,000 और D2 इज ग्रेटर देन 50,000। मतलब तीनों को इंडिविजुअली चेक करेगा, तीनों में से अगर एक भी सेटिस्फाई हो जाता है तो ऐसे केस में E2 का 2% निकाल के आपको दे देगा। और यदि किसी एक में भी 50,000 का टर्नओवर का जो टारगेट है वो नहीं अचीव होता है तो ऐसे केस में जो लास्ट स्टेटमेंट हमने प्रिंट करवाया है वर्क हार्ड पहले जैसा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ये है और ऑपरेटर का यूज। ठीक है, तो जब आपके पास मल्टीपल कॉलम्स में कोई वैल्यूज हैं और उसको इंडिविजुअल लेवल पर एनी ऑफ दीज या ऑल ऑफ दीज आपको चेक करवाना हो तो इफ स्टेटमेंट के साथ साथ अंदर आप उसके नेस्टेड रूप में एंड और ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। तो ये आपका यूज करने का तरीका हुआ एंड और ऑपरेटर का, राइट। एक बार रिवीजन के तौर पर हम इफ स्टेटमेंट का भी एक एग्जांपल यहां देख लेते हैं। इफ स्टेटमेंट इसमें किस तरीके से यूज किया है, जो नेस्टेड इफ हम पहले सीख चुके हैं, इसको एक बार हमने इसको एक बार और क्विकली रिवाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया है। हमारा यहाँ पर लॉजिक नीचे हमने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि हमें यदि सभी सब्जेक्ट्स में कोई स्टूडेंट जो है, ये 5 सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, अकाउंट्स, बिजनेस स्टडीज, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश एंड आईपी, अगर सभी सब्जेक्ट में 33 या 33 के अबो मार्क्स स्टूडेंट लेके आ जाता है तो वो बंदा पास हो जाएगा, राइट। यदि किसी एक सब्जेक्ट में उसके मार्क्स 33 से बिलो आते हैं तो ऐसे केस में उसे सप्लीमेंट्री का प्रोविजन दिया गया है। और यदि 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में किसी को 33 से बिलो मार्क्स मिलेंगे, जैसा कि इस केस में आप देख रहे हैं, तो स्टूडेंट को रिजल्ट प्रिंट होगा फेल, राइट। तो 3 रिजल्ट टोटल हम प्रिंट कर रहे हैं, पास, फेल और सप्लीमेंट्री। ठीक है, पहले भी हम आपको इफ स्टेटमेंट का जो कंसेप्ट सिखाया है, जब उस समय आपको बताया है कि इफ स्टेटमेंट कितने यूज किए जाएंगे नेस्टेड इफ के अंतर्गत, मल्टीपल इफ्स के अंतर्गत, उसका आपको लॉजिक बताया था कि यदि आपके पास 3 कंडीशंस हैं, यहाँ टोटल कंडीशंस कितनी है, 3 है, पास, फेल और सप्लीमेंट्री। तो 3 कंडीशंस अगर आपकी चेक करवाना है तो आपको 2 इफ से काम हो जाएगा। यदि आपके पास 10 कंडीशंस हो तो 9 इफ से काम हो जाएगा, राइट। तो इसका मतलब n-1 आपको इफ का यूज करना रहेगा। क्यों? क्योंकि लास्ट जो कंडीशन होती है उसको चेक करने की जरूरत नहीं होती है। पहली 2 कंडीशन यदि फॉल्स हो जाती हैं तो ऑटोमेटिकली लास्ट वाली ट्रू होगी ही, राइट। तो यही लॉजिक के साथ इसका यूज किया है। आइए हम तेजी से इसको समझ लेते हैं क्विकली कि ये क्या लिखने का रिजल्ट प्रिंट होगा। अब हम क्या करवाना चाहते हैं वो देखिए। इफ स्टेटमेंट के अंदर हमने यहाँ एंड ऑपरेटर का यूज नहीं किया है और ऑपरेटर का यूज नहीं किया है, इसकी जगह हमने सिंपल काउंट इफ फंक्शन की मदद ली है। काउंट इफ फंक्शन का काम क्या है, इसके ऊपर भी हम वीडियो ऑलरेडी बना चुके हैं, उसको आप डिटेल में देखकर और इसका पूरा सिंटेक्स समझ सकते हैं, राइट। तो काउंट इफ का काम क्या है, काउंट इफ का काम है काउंट करना। तो ये क्या करेगा, मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, आप समझ लें। काउंट इफ B2 कॉलन F2 क्या चेक करेगा कि ये B2 से लेके F2 तक, मतलब अकाउंटेंसी से लेके आईपी तक सब्जेक्ट्स के अंदर जितने भी फिगर्स हमने एंटर किए हैं इनको ये काउंट करेगा और क्या चेक करेगा, कंडीशन क्या चेक करेगा, इट शुड बी लेसर देन 33। ठीक है, अगर लेसर देन 33 है ना, और न सिर्फ 33 है बल्कि काउंट इफ फंक्शन को हमने पूरा चेक करवाया है इक्वल टू 0, इसका मतलब है यदि उन सभी 5 सब्जेक्ट्स में किसी भी सब्जेक्ट में 33 से बिलो मार्क्स नहीं आए हैं तो इसका मतलब काउंट का रिजल्ट क्या प्रिंट करेगा, काउंट इफ क्या प्रिंट करेगा, 0। क्योंकि कोई भी वैल्यू 33 से बिलो अगर नहीं मिलेगी तो काउंट इफ फंक्शन क्या रिटर्न करेगा, 0। ठीक है, तो इस 0 को जो है हमने चेक करवाया है कि अगर 0 निकले तो इसका मतलब है स्टूडेंट क्या हो गया, पास हो गया, राइट। ये पास का पहला वाला लॉजिक क्लियर होता है। अब स्टूडेंट अगर पास नहीं हो पाता है तो देयर आर स्टिल 2 पॉसिबिलिटीज। क्या पॉसिबिलिटीज हैं, आइदर वो सप्लीमेंट्री लाया होगा या फिर वो फेल हुआ होगा। ठीक है, तो सेकंड कंडीशन में क्या चेक किया हमने, फिर से इफ काउंट इफ B2 to F2 इज लेसर देन इक्वल टू लेसर देन 33, इसको कोट्स में लॉजिक को लिखा हमने और इसको चेक करवाया 1 से कि यदि उन 5 सब्जेक्ट में से किसी का भी
एक भी सब्जेक्ट में उसको 33 से बिलो मार्क्स आते हैं तो काउंट क्या रिजल्ट रिटर्न करेगा 1। तो 1 से 1 मैच करेगा, यदि 1 मिलता है उसका काउंट तो फिर उसको क्या प्रिंट करके देगा, सप्लीमेंट्री। ओके, तो इस तरीके से हमारा 0 अगर काउंट आता है तो हमें पास करवाना है, 1 काउंट आता है तो सप्लीमेंट्री करवाना है। और जैसा कि मैंने कहा कि लास्ट 1 को आपको चेक करने की जरूरत नहीं है, अगर वो 0 नहीं है 1 नहीं है तो ऑटोमेटिकली वो 2 या 2 से ज्यादा होगा ही। ठीक है, तो ये फेल हो गया यहाँ पर, है ना। आइए एंटर करते हैं और एक बार हम इसको चेक करके एक बार पहली वाली रो के अंदर हम सभी में चेक करवाते हैं। अभी ये बंदा पास हो रहा है बिकॉज उसको 55, 66, 66, 54 एंड 55 मार्क्स मिले हैं। अब मैं किसी एक मार्क्स में सपोज इकोनॉमिक्स में जाके इसको चेंज करके लिख दिया मैंने 25। अब आप देख सकते हैं 25 जैसे मार्क्स हमने इकोनॉमिक्स में एंटर किए, यहाँ क्या आ गया प्रिंट, रिजल्ट क्या प्रिंट आ गया, सप्लीमेंट्री। क्यों, क्योंकि एक ही सब्जेक्ट में इससे मार्क्स 33 से नीचे मिले हैं। ठीक है, एक चेंज और करके देखते हैं हम। सपोज हमने यहाँ पर इंग्लिश में भी जाके इसके 20 मार्क्स कर दिए, एंटर। तो आप देख सकते हैं कि अब आपके दो सब्जेक्ट्स जो हैं वो 33 से बिलो मार्क्स के हैं। तो ऐसे केस में रिजल्ट क्या आ गया, फेल प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से कंडीशन, अगर हम 3 को भी चेंज कर देते हैं, मान लीजिए मैंने इसको भी 31 कर दिया 33 से नीचे, तो भी ये इसको भी फेल ही गएगा। क्यों, क्योंकि 2 या 2 से ज्यादा सब्जेक्ट्स में यदि कोई 33 से बिलो मार्क्स लाता है तो रिजल्ट फेल ही होगा। राइट, अब ये जो कलर हाईलाइटिंग हुई है ये आपको पता है, इसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। यदि आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में डिटेल में सीखना चाहते हैं तो फुल स्कोप के साथ मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में भी दी है, और साथ साथ आई बटन पर भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हैं। राइट, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू हमने 33 के बिलो को हाईलाइट करवा रखा है रेड कलर में, और ये इसको कलर चेंज कर देगा जैसे ही वो वैल्यूज 33 के बिलो जाएगी। राइट, आशा करता हूँ ये आपको वीडियो पसंद आया होगा, कुछ लर्निंग आपने इसमें से ली होंगी। इसी तरीके के और वीडियोस देखने के लिए आप मेरे हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको पसंद आते हैं इस तरीके के वीडियोस और देखना चाहते हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल को, और उन लोगों के साथ शेयर कीजिएगा जो इस तरीके से ऑनलाइन लर्निंग करना चाहते हैं मेरे वीडियो ट्यूटोरियल के द्वारा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे।